सौरभ मुखर्जी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मार्सलस के संस्थापक। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से आप मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत सारे दर्शक आपको सुनना, जानना, समझना चाहते हैं, खासतौर से इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाजार के अंदर, जबकि 2 साल से लोगों को उस तरह के रिटर्न नहीं मिले। मिड कैप स्मॉल कैप में बीच बीच में रैली आई, लेकिन सर अभी के लिए क्या पहली टिप्पणी एक बाजार को लेकर के जानना चाहेंगे, क्या जो वर्ष था वो ओवर हो गया है या आपको लगता है कि अभी चुनौतियां शुरू हुई हैं? आप कैसे देख रहे हैं? पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, 2 तरीके से मैं बोलूँगा, कुछ खट्टा कुछ मीठा। जो मीठा है जिस प्रकार की स्टॉक्स की पिटाई हुई है 2022, 23, 24, 25, मतलब कि जो क्वालिटी, जिसको हम क्वालिटी कंपाउंडर्स बोलते हैं, राइट, उनकी भयंकर बेधड़क पिटाई हुई है 4 साल। मेरे ख्याल से उनका जो उनके लिए जो सूर्यास्त का टाइम है वो आ चुका है। लास्ट 3-4 महीने में क्वालिटी का सूर्यास्त फिर से हुआ है। अच्छी कंपनियां जहां पे प्रमोटर साफ सुथरा काम करता है, बैलेंस शीट तगड़ी है, फ्रेंचाइज में दम है, वैसे कंपनी, और काफ़ी सारी कंपनी लार्ज कैप है, उनका मेरे ख्याल से अच्छा टाइम आ गया है, क्वालिटी का टाइम आ गया है। और अगर हम पूरे मुद्दे को उल्टा कर दें, जिस प्रकार के स्टॉक्स लास्ट 3-4 साल चले हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, कमोडिटीज़ में, जनरली लो क्वालिटी गवर्नेंस वाले स्टॉक्स जिनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा 22, 23, 24, 25, वहाँ पे मेरे ख्याल से मुद्दे अभी वैसे कंपनीज के सामने मुद्दे आ खड़े होंगे। जैसे अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ, संकट काल आ चुका है हमारे ऊपर, संकट काल आ चुका है, और संकट काल में ही क्वालिटी इंडिया में परफॉर्म करती है। संकट काल के 3 पहलू हैं। पहला, वाइट कॉलर जॉब्स है नहीं कंट्री में। लास्ट 3 साल से हम देख रहे हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स की सिचुएशन बिगड़ती नज़र आ रही है। एआई का जो प्रहार है हमारे देश के इकोनॉमी के ऊपर, वो और तगड़ा होता जा रहा है। दूसरा है कि हमारा मिडिल क्लास कर्जे में डूबा हुआ है। हमारा मिडिल क्लास दुनिया का सबसे कर्जदार मिडिल क्लास है, हर प्रकार का लोन लेके चला हुआ है। आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू हर 6 महीने आती है, यस्टरडे आई, और कर्जा उठाते हुए देखा हमने मिडिल क्लास को। तो दूसरा ये मुद्दा है। और तीसरा जो मुद्दा मुझे लग रहा है कि कॉरपोरेट इंडिया, हमारे जो देश के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो देश के बाहर निवेश कर रहे हैं, वो देश में कैपेक्स नहीं लगा रहे। मेरा जो 20 साल का इंडिया में जब तजुर्बा है, 20 साल में इंडिया में रहा हूँ, काम किया हूँ, इस प्रकार का माहौल मैंने कभी देखा नहीं है कि हमारे देश के सारे बड़े कंपनी देश के बाहर कैपेक्स लगाने के लिए खड़े हो रहे हैं। इंडिया में कैपेक्स लगाने की इच्छा नहीं है। तो ये जो संकट काल का जो माहौल है, ये मेरे ख्याल से क्वालिटी के लिए बढ़िया रहेगा। बट जो लो क्वालिटी कंपनीज है, जिनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा 22, 23, 24, 25, उनके लिए मेरे ख्याल से आगे दिक्कतें आती नज़र आ रही है मुझे। ये तो आपने कहा कि ये संकट काल है। ये संकट काल क्या अभी लंबा चलेगा? पहला सवाल। दूसरा, जो संकट हम लोग बाहर से देख रहे थे, क्रूड को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, जिसके लिए पीएम ने कहा कि कोरोना जैसी सिचुएशन के लिए स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या वो खतरा अभी के लिए टल गया है सर? मतलब क्रूड ये जो है अपना बॉटम बना चुका है, या मतलब अपना टॉप बना चुका है, या अभी भी जो लोग $150 पर बैरल की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से चीज़ें रिजॉल्व हुई नहीं है, तो क्या अभी भी उस फ्रंट पे अभी कोई संकट बचा है? तो देखिए, क्रूड ऑयल का जो हेडलाइन प्राइस है वो तो $70 की तरफ आ गया है, एंड शायद 70, शायद 60 भी हो सकता है। सो सुपरफिशियल लेवल पे, विपुल जगह देखे, सुपरफिशियल लेवल पे देखे तो क्रूड का मुद्दा सुलझ गया है। बट अगर हम 2-3 लेयर नीचे जाएं, मेरे ख्याल से जो महंगाई के जो मुद्दे हैं वो एक्चुअली सुलझे नहीं है। पहला मुद्दा, बरसात का जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा। जो दिख रहा है एल नीनो का असर और कमज़ोर बरसात। हम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। आज मुंबई का जुलाई का पहला दिन है। इस बरसात की पहली प्रॉपर बारिश आज
1 जुलाई को हो रही है, ये बहुत रेयरली होती है। पूरे देश में मेरे ख्याल से ये माहौल है। इसका फूड प्राइसेस पे असर आने वाले महीनों में दिखेगा। दूसरा जो है कुकिंग ऑयल, उसकी प्राइस लास्ट 6-7 महीने में 50-60% बढ़ी है। इसका भी असर आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। तीसरा गैस, राइट, एलपीजी गैस हमको ईरान से लेते हैं और ये हम कतार से खरीदते हैं। दोनों देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद है। और मैं अपने जो सूत्रों से बात करता हूँ, लग रहा है कि 2 से 3 साल कम से कम लगेगा फॉर गैस, LNG गैस अवेलेबिलिटी टू कम बैक टू नॉर्मल, राइट। तो अंडरलाइंग महंगाई का जो माहौल है वो उस तरीके से सुलझा नहीं है जैसे काफ़ी लोग सोच रहे हैं। काफ़ी लोग उछल रहे हैं कि तेल का दाम नीचे आ गया इसलिए महंगाई का माहौल चला गया। मेरे ख्याल से महंगाई का माहौल अभी भी बना हुआ है। और अगर हम उसके ऊपर और एक लेवल ऊपर जाए, जो मोटा मुद्दा है, विदेशी पैसा निकाल रहा है इंडिया से, वो भी मुद्दा सुलझा नहीं है। हर हफ्ते करीबन 10 से 15 हज़ार करोड़, कुछ हफ्ते 10,000 करोड़, कुछ हफ्ते 15,000 करोड़, कुछ हफ्ते 20,000 करोड़ विदेशी निवेशक माल बेच के हिंदुस्तान से निकल रहे हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से भारत सरकार को इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स हटानी पड़ेगी। जून के महीने में भारत सरकार ने बॉन्ड्स पे विदेशियों के लिए विथहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया है। उसका फ़ायदा दिखा है, राइट। विदेशियों के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स हटाने के बाद करीबन 50,000 करोड़ विदेशी पैसा हिंदुस्तान आया है। मेरे ख्याल से अगर हम चाहते हैं कि विदेशी इक्विटी पैसा इस प्रकार से इंडिया से ना निकाले, हर हफ्ते 15,000 करोड़ निकाल रहे हैं, तो इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स मेरे ख्याल से भारत सरकार को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो विदेशियों का पैसा निकालने का सिलसिला अगर बरकरार रहा, जो मुझे लग रहा है रहेगा, तो रुपये पे प्रेशर फिर से आएगी। अभी फ़िलहाल घटी है बिकॉज विदेशी बॉन्ड्स में डाल रहे हैं और FCNR का भी कुछ फ्लो आ रहा है। बट ये शॉर्ट टर्म है, ये कुछ मानिए बैंडेड लगाया है मुद्दे के ऊपर। बट जो अंडरलाइंग मुद्दा है कि हमारे IT कंपनीज़ की कमाने की क्षमता, उनको हमारे IT कंपनीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जो क्षमता है, वो AI की वजह से पिट चुकी है। आज ही सुबह KPIT ने करारा अनाउंसमेंट डाला कि उनकी 15% रेवेन्यूज़ के ऊपर हिट आ सकता है। तो ये वाला माहौल मेरे ख्याल से IT का माहौल अभी शुरुआत है। AI का प्रहार IT के ऊपर आने वाले महीने सालों में बढ़ेगा। याद रखना चाहिए कि करीबन 80 लाख लोग 8 मिलियन पीपल, 80 लाख लोग इंडिया में IT या IT से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं। देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और वहाँ पे लास्ट 3 साल से दिख रहा है जॉब्स की अवेलेबिलिटी 0 के आसपास हो चुकी है। ये सिचुएशन संगीन होता दिख रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से संकट काल का माहौल है। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वालिटी कंपनीज़ के सहारे अपने वेल्थ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और साथ ही साथ विदेशी कंपनीज़ में इंडिया में बैठ के गिफ्ट सिटी के ज़रिए से विदेशी कंपनीज़ में पैसा लगाएं, जो इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का जो माहौल है, AI का माहौल है, उसका फ़ायदा उठा सके। सर, तो मतलब अभी ये कह सकते हैं कि मतलब चीज़ें अभी जो समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हुई हैं। जो कुछ लोगों में, ख़ासतौर से छोटे ट्रेडर्स में एक जो उत्साह का माहौल था कि अब चीज़ें हो सकता है बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, वो अभी के लिए सिचुएशन है नहीं। और क्या ये 2026 हम ये मान के चलें कि ये भी फ्लैट ही रहेगा, यहाँ पर भी हमें कोई खास रिटर्न की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, लास्ट 2-2.5 साल का माहौल रहा है। लास्ट जब ट्रंप आए, अक्टूबर 24 में ट्रंप की इलेक्शन हुई, जनवरी 25 में वो US के राष्ट्रपति बन के आए। सो मोटा मोटी ट्रंप के इलेक्शन से लेकर सितंबर 2024 से लेकर अब तक मार्केट में कुछ मोटा पैसा बना नहीं है। और कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, जो कंपनी के मुनाफे हैं, निफ्टी के अगर EPS ग्रोथ देखें, निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें, वो भी काफ़ी ठंडा पड़ा है। मुझे वहाँ पे कुछ उछाल खास दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि जो जून का क्वार्टर है, जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स और एक हफ्ते में आने शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है जून के क्वार्टर में भी कमज़ोर प्रॉफिट ग्रोथ आएगी। और अगर आपकी प्रॉफिट ग्रोथ आ नहीं रही, अगर प्रॉफिट ग्रोथ कमज़ोर आती रही, वैल्यूएशंस कुछ बहुत भयंकर सस्ते तो है नहीं, तो मुझे मार्केट लेवल पे बहुत रैली की प्रोबेबिलिटी बहुत खास नहीं दिख रही। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर जो क्वालिटी वाले एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे मुझे भाव सस्ते दिख रहे हैं। और क्वालिटी कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ हमको करीबन 15 से 20% के बीच में दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में भी था, उसके पिछले क्वार्टर में भी था। सो क्वालिटी कंपनीज़ की EPS ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बराबर 15-20% आ रही है। उनके भाव वाजिब हैं। निफ्टी का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ 5 से 10% मुश्किल से आता है और वहाँ पे वैल्यूएशन चढ़े हुए हैं। इसलिए इंडेक्स लेवल पे, हेडलाइन लेवल पे मैं कुछ खास तेज़ी के माहौल में नहीं हूँ।
फिर ये तेज़ी सर, ये जो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बीच में हमने गोल्ड सिल्वर में एक मोमेंटम देखा, अब वहाँ पर भी पूरी तरह पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है, तो किस एसेट क्लास के अंदर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल सकती है? इक्विटी नहीं परफॉर्म कर रहा, कमोडिटी मार्केट में एक ऊपर से दबाव देखने को मिल रहा है, मेटल टूट रहे हैं, बाकी कमोडिटीज टूट रही हैं, गोल्ड सिल्वर टूट रहा है, फिर कहाँ पर उम्मीदें कहाँ पे बांध के रखें? हाँ जी, तो देखिए जो सबसे सिंपल तरीका है, ये जो आपने जो काफ़ी अच्छे तरीके से इस मुद्दे को छेड़ा है, सबसे सिंपल तरीका है ढंग से कमाने का। अगर ग्लोबल इन्वेस्टिंग और मल्टी एसेट, जैसे आपने कमोडिटीज़ का जिक्र किया, गोल्ड का जिक्र किया, इक्विटीज़ का जिक्र किया, अगर आप मल्टी एसेट तरीके से निवेश करना चाहें, सारे एसेट क्लासेस को मद्देनज़र रखते हुए निवेश करना चाहे, तो जो सबसे सिंपल तरीका मैं जो सजेस्ट करूँगा कि करीबन अपना 1/5 पैसा इंडियन इक्विटीज़ में डालें, 1/5 पैसा यूएस के इक्विटीज़ में डालें, 1/5 पैसा सोना में डालें, 1/5 पैसा हमारे देश के बॉन्ड मार्केट में, और 1/5 पैसा लिक्विड फंड्स या फिक्स डिपॉजिट्स में डाल दीजिए, राइट। अगर आप ये 1/5 की प्रक्रिया रखोगे तो आपका कमाई अराउंड 11-12% आता रहता है, 11-12% की सालाना कमाई हो जाती है, और आपकी जो वॉलेटिलिटी है, आपके पोर्टफोलियो में जो उतार चढ़ाव है, वो निफ्टी के मुकाबले 1/4 हो जाती है, राइट। निफ्टी के मुकाबले 1/4 हो जाती है, आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव घट जाती है, और सालाना हर साल रीबैलेंस करके करीबन 20-25% अपना पैसा विदेशी इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़, गोल्ड, बॉन्ड्स और कैश या लिक्विड फंड्स या एफडी में रख दीजिए। ये सबसे सरल तरीका है मल्टी एसेट निवेश का। आप अंडरलाइंग, अगर आप इंडेक्स फंड्स लेना चाहें लीजिए, एक्टिव फंड मैनेजर चूज़ करना चाहिए करिए, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। बट अगर आप सारे एसेट क्लासेस को मद्देनज़र रखते हुए निवेश करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है सोचना कि अरे अभी गोल्ड गिर गया अभी लेता हूँ, अभी अमेरिका चढ़ा हुआ है नहीं लेता हूँ, इंडिया गिर गया लेता हूँ। वो आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा, क्लाउड के एंथ्रोपिक से भी ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा फॉर यू टू गेट दैट राइट। सो सबसे सरल तरीका है 1/5 कर दीजिए 5 एसेट क्लासेस में, लो कोरिलेशन वाले एसेट क्लास, तगड़े एसेट क्लास, और इसमें अपना पैसा स्प्रेड कर दीजिए। सालाना एक बार रीबैलेंस कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से लो डबल डिजिट रिटर्न कमाइए और रात को चैन की नींद सोइए। जी अच्छा, एक सवाल अब ये उठता है सर कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी इक्विटी मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न की अगर हम उम्मीद नहीं रखते हैं, तो फिर जिस तरीके से बीते 2 साल गए हैं, 2020 के बाद की जो जनरेशन है जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न देखे हैं, वो जितने उत्साह से SIPs कर रही थी उसमें थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है अगर इक्विटी मार्केट ऐसे ही अगर 1 साल और नहीं चलेंगे तो ये जो हमारी SIPs जो बार बार बाज़ार को सहारा दे रही हैं विदेशी निवेशकों की तमाम सेलिंग के बावजूद, वो कहीं रुकती हुई नहीं दिखाई देगी? और क्या और अगर वो और ज़्यादा कम होती हुई दिखाई दी तो उसका असर फिर क्या और ख़राब हो सकता है? हाँ जी, तो देखिए इक्विटी मार्केट किसी भी देश का, यूएस का हो, इंडिया का हो, इक्विटी मार्केट कुछ साल लाजवाब रिटर्न देती है और कुछ साल फिर वो शांति से छुट्टी पे चली जाती है। तो जैसे इंडिया का उदाहरण लीजिए, 1978 टू 1993 सेंसेक्स ने कुछ 22-23% का कंपाउंडिंग दिया, राइट। तब मैं अनफॉर्चुनेटली तब मैं स्कूल में था तो मैं रह गया कमाने से, बट मैं उस ज़माने में स्कूल बस में जब वापस आता था देखता था दिल्ली में हर एक बस स्टॉप के ऊपर IPO के विज्ञापन होते थे। लेट 80 की दशक की बात कर रहा हूँ। तो 78 टू 93 20-22% का रिटर्न आया मार्केट से। फिर 93 से 2003, 93 टू 2003 ज़ीरो रिटर्न आया, ज़ीरो, ठीक है। फिर 2004 से 7 लाजवाब रिटर्न आया, 2007 से 14 ज़ीरो रिटर्न आया। तो फिर से जाहिर है अगर कुछ साल बहुत अच्छी रिटर्न आई है मार्केट से, आई थिंक 10 साल लगातार इंडियन इक्विटी मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो अगर कुछ साल मार्केट छुट्टी पे चले जाए, हमको नाराज़ नहीं होना चाहिए। मार्केट को भी छुट्टी चाहिए होती है, मार्केट को भी आराम चाहिए होता है कभी कभी। तो शायद हो सके कि इंडियन मार्केट में हो सके, इट इज़ पॉसिबल कि इंडियन मार्केट में कुछ साल छुट्टी चले, बट दैट डजेंट मीन कि आपके पैसे नहीं बनेंगे। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप डाइवर्सिफाई कीजिए, मल्टी एसेट कीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आप डाइवर्सिफाई करो और रेगुलरली पैसा लगाते रहो, SIP करें या साल में एक बार करें, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, राइट, आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। वंस अ ईयर करें या वंस अ मंथ करें, दैट इज़ अप टू यू, बट डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा लगाएं। अगर आप डाइवर्सिफाइड तरीके से करते रहे, मोटा मोटी हर साल लो डबल डिजिट आपका
आ जाएगा, वो इंडियन स्टॉक मार्केट से आए या अमेरिका से आए, सोने से आए या बॉन्ड से आए, उसके बारे में ज़्यादा सरदर्दी मत कीजिए। कोई भी एसेट क्लास हमेशा आपको कमा के नहीं देगा। अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें, विपुल जी, अगर लास्ट 10 साल की बात करें, 10 में से 5 साल S&P 500 बेस्ट एसेट क्लास रहा है, 10 में से 4 साल सोना सबसे सर्वोत्तम एसेट क्लास रहा है, और 10 में से केवल 1 साल निफ्टी विनिंग एसेट क्लास रहा है। तो उतार चढ़ाव रहते हैं हर एक एसेट क्लास में। 1/5 अपने 5 एसेट क्लास में डाल लीजिए और शांतिपूर्वक तरीके से कमाते रहिए। कोई भी एसेट क्लास आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका बराबर परपेचुअल दोस्त नहीं है। हर एक एसेट क्लास का अपना अपना टाइम आता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी वहीं का वही है कि अगर हमारा इक्विटी मार्केट अगर नहीं चलता है, क्योंकि अभी भी बहुत एक सामान्य ट्रेडर, एक सामान्य निवेशक जो एक दूसरे के अपने पड़ोसियों को देख करके या अच्छे अच्छे विज्ञापनों को देख करके, या जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, आप जैसे लोग चलाते हैं, उसके माध्यम से SIP चल रही थी, और अगर उसको लगता है कि नहीं भाई ये तो हमने गलत किया, 1 साल में अभी हमने शुरू किया था, हमारी SIP अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हम दोबारा जो हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच थी उसकी तरफ अगर वो जाना शुरू करते हैं, तो कितना बड़ी चिंता की बात होगी सर, क्योंकि SIPs में निवेश घटा है इक्विटी के अंदर। नहीं, SIPs करते रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मल्टी एसेट SIP करें। हाँ, सिर्फ इक्विटी SIP करेंगे तो सिर्फ इक्विटी SIP करेंगे तो वही जैसे 93 से 2003, जैसे मैं बोल रहा था, 93 to 2003 मार्केट चला ही नहीं, राइट। यूएस के अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, 1967 to 1984 करीबन 17 साल वहाँ पे मार्केट ने कमाई नहीं दी। इंडिया में 2007 से 14, राइट, बेसिकली लेट 2007 टू अर्ली 2014 7 साल मार्केट ने कोई कमाई नहीं दी। तो अगर आप एक ही एसेट क्लास में SIP करते रहोगे और वो एसेट क्लास 5, 7, 10 साल के लिए छुट्टी पे चले जाए, तो जाहिर है आपके पैसे बनने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल SIP करें, बट मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बना के SIP करें। काफ़ी आई थिंक मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस का मल्टी एसेट पोर्टफोलियो उपलब्ध है। मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस का मल्टी एसेट पोर्टफोलियो उपलब्ध है। तो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में SIP करें, आपको निराशा, चिंता, ये सब सरदर्दियों से आप दूर रह पाओगे। बट अगर हम इक्विटी में SIP करते रहें और उसमें कोई आपका कुछ क्या बोलूँ, एक सुपर नेचुरल भरोसा है कि इक्विटी में मैंने SIP करूंगा और न्यूटन का 5th लॉ ऑफ मोशन है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तो शायद आपके शायद दांत खट्टे हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब सर थोड़ा सा अपने अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, टिप्पणियाँ आ रही हैं कि आपसे पूछें अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के। तो अभी के स्थिति में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको लगता है थोड़ी दूरी बना करके चलनी चाहिए, जहां आपको लगता है चिंताएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं? फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में जो रिजल्ट्स रहेंगे वो उस तरीके से नहीं रह सकते हैं। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को अगर हमको फिर से रिडिज़ाइन करना हो तो किसको आप बाहर करना चाहेंगे? तो देखिए, मैं आपको ब्रॉड जो हमारे सामने जो इकोनॉमी की छवि है मैं समझा देता हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि आपके दर्शक उसी से समझ जाएंगे कौन से सेक्टर में थोड़े से ज़्यादा पैसे बनेंगे, कौन से सेक्टर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो छवि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, IT का जो छवि है वो काफ़ी चिंताजनक है। मेरे ख्याल से IT में हर दो एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय धीरे धीरे उसकी जॉब चली जाएगी। तो IT सेक्टर का ओवरऑल आई थिंक चैलेंज रहेगा। बट अगर हम इसका बिगर पिक्चर देखें, हमारा देश इंडिया सालाना 300-350 बिलियन डॉलर कमाता है IT सेक्टर की वजह से। ये जो सुंदर से TV स्टूडियो में जो कैमरा मेरे सामने है, जो लाइटिंग है, जो स्क्रीन है, ये सारा हमारे देश के IT सेक्टर की कमाई से लिया गया है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो चाहिए, ये सारा शानदार इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए वो IT सेक्टर की कमाई की वजह से आती है। तो जाहिर है अगर IT सेक्टर कमा नहीं सकेगा तो हमको दूसरे सेक्टर से वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाना पड़ेगा, राइट। तो दूसरे सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि दवाई, फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑटो एंसिलरीज, कुछ हद तक छोटे ऑटो OEMs में मोटरसाइकिल वगैरह, छोटी गाड़ियाँ, जैसे कि प्रेसिशन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे आई थिंक एक्सपोर्ट्स में हमको मज़ा आते हुए दिख रहा है। इंडिया में IT सेक्टर पीछे जाएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दूसरे जो सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पे इंडिया आगे बढ़ेगी। करेंसी का सहारा मिलेगा, कमज़ोर करेंसी से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा।
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत सरकार नेगोशिएट करके ला रही है उसका फ़ायदा मिलेगा। यूरोप के साथ शानदार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले साल शुरू हो जाएगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा China+1, चाइना विदेश यूरोप और अमेरिका चाइना से डरी हुई है, वो अपने चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को घटाना चाहती है। जाहिर है कुछ हद तक वो बिज़नेस इंडिया को देगी मजबूरन, क्योंकि चाहती है चाइना के ऊपर डिपेंडेंस घटाने के लिए। तो ये हो गया एक पहला छवि कि आईटी में आईटी का बोलबाला नहीं रहेगा। जिस प्रकार से 20 साल चला आईटी, अब शायद कुछ साल आईटी को स्ट्रगल करना पड़े जैसे वो एआई से जूझेगा। बट दूसरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में मुझे पैसे बनते दिख रहे हैं। और इसमें और एक अच्छी बात क्या है कि काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप में सस्ते में उपलब्ध है। 15 पी, 20 पी, 25 पी में अच्छे कंपनी आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में मिल जाएंगे। इसका और एक पहलू है, जैसे जैसे जॉब्स की स्थिति और बिगड़ती नज़र आती है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार हाईलाइट कर रहा है, हम सबको अवेयर कर रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग्स रेट, नेट हाउस होल्ड सेविंग्स रेट इंडिया की पूरी दब गई है, राइट। इतना कर्जा उठाया है हमारे मिडिल क्लास लास्ट 5 साल में कि नेट हाउस होल्ड सेविंग रेट, नेट मतलब सेविंग्स माइनस बोरोइंग, राइट, नेट हाउस होल्ड सेविंग्स रेट इंडिया की बिल्कुल दब गई है, करीबन 50 ईयर लो के आसपास घूम रही है, राइट। एज आई सेड, दुनिया के बड़े देशों में हम सबसे कर्जदार मिडिल क्लास बन गए हैं। मेरे ख्याल से कंजम्पशन पे अब दबाव आएगा, राइट। इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकता मिडिल क्लास को अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा, सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी, कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। तो उस नज़रिए से देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो लहर रही है कोविड के बाद, वो लहर मेरे ख्याल से अब थोड़ी ठंडी पड़ेगी। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में, बैंक्स को दिक्कतें आ रही थी पैसे उठाने में, राइट। रिमेंबर 3-4 साल ऐसा गया कि बैंक्स को डिपॉजिट उठाने में बहुत दिक्कतें आई। अच्छे बैंक्स को डिपॉजिट्स और आसानी से मिलेंगे क्योंकि सेविंग्स बढ़ाने की भयंकर ज़रूरत है। उम्मीद है साथ साथ भारत सरकार भी कुछ चीज़ें करेगी जिससे मिडिल क्लास को 40% टैक्स रेट ना भरना पड़े बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए या बैंक डिपॉजिट्स में। उम्मीद करें कुछ टैक्स रिलीफ भी मिल जाए, अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बट इवन विदाउट दैट सेविंग्स बढ़ाने की आवश्यकता है, बैंक्स को पैसे मिलेंगे उससे, और कंजम्पशन घटाने की आवश्यकता है। तो ये एक दूसरा पहलू हो गया। और तीसरा पहलू, टैक्स कलेक्शंस इंडिया में कमज़ोर पड़ गए हैं लास्ट 1 साल में। काफ़ी बहुत जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में कमज़ोरी दिखती है मुझे। और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को अपना जो कैपेक्स है, जो सड़कों पे खर्च है, रेलवेज़ पे खर्च है, आई थिंक देयर विल बी अ पुल बैक इन गवर्नमेंट कैपेक्स। डिफेंस पे आई थिंक मजबूरन खर्चा करना पड़ेगा। जो स्थिति है, जियोपॉलिटिकल स्थिति है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। और इंडिया को बोथ बॉर्डर्स में, पाकिस्तान वाले बॉर्डर में और चाइना वाले बॉर्डर में, मेरे ख्याल से इंडिया को खर्चा बराबर करना पड़ेगा। तो डिफेंस में तो कट बैक हो नहीं सकती, तो जाहिर है देयरफॉर रेलवेज़ और सड़कों पे खर्चे पे पुल बैक आएगा। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्टर का जो इकोसिस्टम है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में L1 बन के सामान प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे मुझे कमज़ोरी आते दिख रही है। एंड एज आई वाज सेइंग, बिल्कुल शुरू में आपके साथ जब बात कर रहा था, यहीं पे भयंकर तेज़ी रही है 2022, 23, 24, 25। तो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम में मुझे दिक्कतें बनती नज़र आ रही है आने वाले महीनों में। ये बड़ा डर लग रहा था जब क्रूड काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, बैंकों को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के। बैंकों की सिचुएशन अभी कैसे देख रहे हैं आप करंट लेवल पे? भारतीय बैंक क्या अभी भी निवेश के लिए सुरक्षित हैं, ठीक हैं, या क्या स्ट्रेटजी रहेगी अभी आपकी बैंकिंग को लेकर के? अब जब क्रूड थोड़ा डाउन हुआ तो फिर से हमने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ी सी जान आती दिखाई दी बीते कुछ दिनों के अंदर। अगर हम 1-2 साल के नज़रिया रखें तो आपका नज़रिया है क्या सर? तो देखिए, जो तगड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे मुझे उतनी चिंता नहीं है, बिकॉज एज आई वाज सेइंग, मुझे लग रहा है कि डिपॉजिट कलेक्शन का जो डिपॉजिट कलेक्शन की जो दिक्कतें रही हैं, मुझे आने वाले महीनों में वो थोड़ा सुलझते हुए दिखाई दे रहा है। सो अच्छे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे मुझे उतनी टेंशन नहीं है, सरदर्दी नहीं है। मुझे जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे दिक्कतें दिख रही हैं, एसेट क्वालिटी की भी दिक्कतें भी दिख रही हैं, और उनके लिक्विडिटी में, मतलब उनको डिपॉजिट उठाने की क्षमता में भी मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं। इनमें से जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनमें से कुछ ने अपना बैलेंस शीट को रिपेयर किया है, बड़े एक्विटी रेजर्स करके बैलेंस शीट को रिपेयर किया है, और कुछ के बैलेंस शीट अभी भी मुझे कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं।
तो अगर आपके दर्शक, अगर आप मुझसे इस नज़रिए से पूछ रहे हैं कि आपके दर्शकों को क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से जो टॉप क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके वैल्यूएशन सस्ते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मिड टीन्स में है, उनकी मार्केट शेयर गेंस की संभावनाएं आई थिंक हाई है, एंड अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे उतनी हिचकिचाहट नहीं है कि पैसा लगाना चाहिए। हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में काफ़ी हद तक पैसा लगा हुआ है अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। एक सर आपने एफआईएस का जिक्र किया और इसको लेकर के मुझे लगता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए बातचीत चल रही है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कैपिटल गेन टैक्स हटाना चाहिए, और बीच में जब संकट जैसी स्थिति भी रही, उम्मीद थी सबकी, बीच में एक रिकवरी भी बाजार ने उस उम्मीद में एक हफ्ते दिखाई, लेकिन वो फैसला हुआ बॉन्ड मार्केट को लेकर के। इस पर जब निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया, उन्होंने मना भी नहीं किया, लेकिन इसको लेकर के कोई फैसला भी नहीं हो रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? जितनी सेलिंग हमने एक साल के अंदर देखी है, ये उम्मीदें हैं आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल गेन पर कोई फैसला हो सकता है? क्या उसके लिए हमें बजट तक का वेट करना पड़ेगा, या जिस तरह की सिचुएशन है उसमें सरकार को पहले ही ये कदम उठाना चाहिए? तो देखिए, यूजुअली हमारे देश में जब रिफॉर्म होते हैं तो उसके पीछे कुछ, जब संकट का टाइम आता है तभी रिफॉर्म होता है। तो जैसे अभी आप समझा रहे हो, कुछ हद तक बिकॉज क्रूड का भाव नीचे आया है, कुछ हद तक संकट घटी है, और शायद जब तक फिर से रुपये पे दबाव ना आए, सरकार एफआईआई का सीजीटी हटाने के बारे में के कदम ना ले। बट मुझे लग रहा है वो मैटर ऑफ टाइम है। जैसे मैं बोल रहा था, जो स्ट्रक्चरल स्टोरी जो बन रही है कि इंडिया की आईटी सेक्टर जिस पैमाने पे फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाती थी, उस पैमाने पे फॉरेन एक्सचेंज आने वाले महीनों में, वर्षों में नहीं ला पाएगी। तो जाहिर है कि दूसरे तरीके से फॉरेन एक्सचेंज लाना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को संभालने के लिए, राइट। अब एफआईआई का जो इक्विटी सीजीटी है, इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो बहुत अजीब सा टैक्स है। 2004 से 2018 तक ये टैक्स नहीं था। 2018 में 10% रेट पे लगाई गई थी, और मेरे ख्याल से 2024 में 10 का 12.5 हो गया, राइट। तो ये जो लास्ट 3 साल का माहौल है विपुल जी, जो लास्ट 3 साल का माहौल है, ये पहला बेयर मार्केट है जहाँ पे एफआईआई ये 12.5% का टैक्स झेल रहा है। दुनिया में कोई भी दूसरा मार्केट नहीं है, दुनिया में कोई भी दूसरा स्टॉक मार्केट नहीं है जो विदेशी निवेशक पे इतना बड़ा सीजीटी मारता है। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट यूके, यूएस, हांगकांग की बात करें, ज़्यादा स्टॉक मार्केट विदेशी निवेशक पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मारता है। एक आध मार्केट, कोरिया, ताइवान, शायद छोटे मात्रा में, छोटी सी अमाउंट कैपिटल गेन्स टैक्स विदेशियों से लेती हैं। यूएस, यूके जैसे मार्केट अपने देश के लोगों से सीजीटी लेती है, कैपिटल गेन्स टैक्स लेती है। तो अमेरिकन लोग अपने देश के मार्केट में कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते हैं, ब्रिटिश लोग भी करते हैं। बट दोनों देश को पता है कि विदेशी मुद्रा को अगर टैक्स मारेंगे तो विदेशी भाग जाएगा। हमारे देश ने 93 में, जब हमने 93 में भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा लेना शुरू किया, तभी से हमारा एक रणनीति रहा है कि विदेशी मुद्रा पे टैक्स मारेंगे। 2004 में हटा दिया गया। आपको याद रहेगा कि 2001, 2, 3 बेयर मार्केट था, तो वो बेयर मार्केट के ख़त्म होते होते ये टैक्स हट गया। 14 साल ये टैक्स हटा हुआ था, फिर 18 में वापस आया और 24 में बढ़ा दिया गया। ये अनसस्टेनेबल टैक्स है, बिकॉज एज वी आर डिस्कसिंग, एफआईआई के पास पूरा दुनिया उसके सामने है। उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इंडिया में पैसा डाले। अगर आप इंडिया में पैसा डालेगा और हम उससे 12.5% छीन लेंगे, तो जाहिर है वो बोलेगा कि थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से आज हम ऐसे एक स्थिति में आ गए हैं कि एफआईआई ने करीबन लास्ट 2.5-3 साल में $70-80 बिलियन देश से निकाल लिया है। तो उस पर किसी का फायदा नहीं है। तो जो सिंपल सा गणित है, एफआईआई के कैपिटल गेन्स टैक्स से भारत सरकार को 15,000 करोड़ की कमाई होती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कमाई है, 15,000 करोड़ की कमाई है। अगर एफआईआई के ऊपर सीजीटी हटा दी गई, मेरे ख्याल से भारत सरकार का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आराम से 15-20 बेसिस पॉइंट्स, 0.15%, 0.2% नीचे आ जाएगा। उसी से सरकार की रिकवरी आ जाएगी। 15,000 करोड़ की जो कमाई आती है एफआईआई सीजीटी से, अगर वो सरकार उसको छोड़ दे, उसको स्क्रैप कर दे, तो भारत सरकार की जो बॉन्ड यील्ड जो घटेगी, जहाँ पे भारत सरकार का इंटरेस्ट आउट को ब्याज घट जाएगा, वो उसी से 15,000 करोड़ घट जाएगा। तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा ये गणित। और उसके ऊपर रुपी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी मेरे ख्याल से, और पूरे देश का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरी देश की स्टॉक मार्केट की री रेटिंग होने की संभावना है। तो स्टेक्स काफ़ी हाई है
कॉस्ट लो है, 15,000 करोड़ इज़ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। 15,000 करोड़ के कमाई के लिए वाई वी शुड लेट गो ऑफ $80 बिलियन ओवर 3 years, मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि उस $80 बिलियन के निकलने के नुकसान बहुत बड़ा है। रुपये की 10% पिटाई, भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड हायर देन इट नीड्स टू बी, और पूरे देश का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने नीडलेसली बढ़ा दिया है। ये जो FCNR प्रोग्राम हम चलाया गया है, सारे इंडियन बैंक्स को बोला गया है कि बाहर जाके आप बॉन्ड्स इशू करो, FCNR डिपॉजिट रेज करो। इससे हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, हाई रेट्स पे 6% डॉलर, 6.5% डॉलर का मोटा इंटरेस्ट रेट देखिए हम बैंक्स विदेश से पैसा ला रहे हैं, और ये इसका ब्याज हमारे बैंक्स देते रहेंगे आने वाले 4, 5, 6 साल, राइट। उनके बैलेंस शीट्स के ऊपर इसका डैमेज आएगा, राइट। देश को ये पैसा भरपाई करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी पिटाई की ज़रूरत नहीं है। 15,000 करोड़ अगर हम 15,000 करोड़ का सरकार एक टैक्स लॉस ले लेती है, उसके बदले तुरंत सरकार को भी फ़ायदा है, उसकी 10 year बॉन्ड यील्ड, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तुरंत घट जाएगी। और इसका मैं प्रूफ ऑफर करूं, इसका मैं आपको दिखाऊं कि ये फालतू बात नहीं कर रहे। आई थिंक जून के शुरुआत में भारत सरकार ने FII बॉन्ड्स पे, मतलब विदेशी बॉन्ड्स पे, विदेशी निवेशकों के बॉन्ड्स पे भारत सरकार ने CGT रिलैक्सेशन दे दी और विथहोल्डिंग टैक्स हटा दिया। सरकार के रिलैक्सेशन के 10 दिन के अंदर 15-20 हज़ार करोड़ आ गया है। लास्ट 1 महीने में 50,000 करोड़ की इन्फ्लो आ गई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 year बॉन्ड की यील्ड 0.2%, 20 बिप्स ऑलरेडी घट चुकी है। तो अगर बॉन्ड्स पे रिलैक्सेशन देने से इतना फ़ायदा दिखा है, तो मेरे ख्याल से इक्विटी पे अगर सरकार रिलैक्सेशन दे दे, इससे भी बड़ा फ़ायदा दिखेगा। बिल्कुल सही सर। सर, बातचीत तो आपके साथ मतलब ऐसा रहता है कि मतलब आप बोलते रहें और सुनते जाएं, लेकिन समय का थोड़ा सा आपकी व्यस्तता काफ़ी रहती है। अभी के लिए एक बड़ा वर्ग जो कि इक्विटी की तरफ आकर्षित हुआ 2020 के बाद से, उसने गिरावट नहीं देखी, 2 साल से सुस्ती देख रहे हैं। बहुत डेली बेसिस पे चूँकि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो रेलवे को लेकर के जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी लोगों की कि 2 साल से होल्ड करके बैठे हैं, अभी भी लॉस में, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। अभी क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो लोग अभी नुकसान में हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनको अभी कितना लंबा नज़रिया रखना चाहिए? उनके लिए कोई उम्मीदें यहाँ से दिखाई दे रही हैं आगे के लिए इक्विटी मार्केट को लेकर के या नहीं? जो लोग आपको सुन रहे हैं या अभी रात तक काफ़ी ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो क्या उनसे कहना चाहेंगे सर? देखिए, 3 तरह के निवेशक मुझे इंडिया में दिखते हैं, राइट। पहला निवेशक है, वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में दूसरी प्रीऑक्यूपेशंस है, सरदर्दियाँ हैं, मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपना पैसा फंड मैनेजर को दे देता हूँ और उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ऐसे लोग अगर वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम, तो आप मल्टी एसेट फंड्स चुनिए। मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस के अच्छे 10 साल 20 साल पुराने मल्टी एसेट फंड्स हैं, उसमें पैसा डालिए और अब आप अपना लाइफ कंटिन्यू कीजिए। फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए वो कितना इंडियन एक्विटीज़, विदेशी एक्विटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह में लगाता है। तो ये पहला प्रकार का निवेशक है। मेरे ख्याल से ये सबसे खुश निवेशक है, उसको अपनी ज़िंदगी जी रहा है और उसके पैसे आराम से फंड मैनेजर कंपाउंड करके दे रहा है। दूसरा प्रकार का निवेशक है, वो बोलता है नहीं, एसेट क्लास पे मैं कॉल लूँगा, मुझे समझ आती है स्टॉक मार्केट, मैं डिसाइड करूँगा मार्केट में कब आना है, मार्केट में कब जाना है, राइट। अगर आप उस प्रकार के निवेशक हो तो आप डटे रहिए। अगर आप SIP कर रहे हो, SIP में डटे रहिए, बट इतना याद रखिए कि लास्ट 30-31 साल में आधा टाइम इंडियन एक्विटीज़ ने जीरो कमाई दी है, राइट। लास्ट 30-31-32 साल का डेटा देखें तो इंडियन एक्विटीज 12.5% लॉन्ग टर्म में देती है, बट उसमें से 50% ऑफ द टाइम कोई कमाई नहीं होती। तो आपको लॉन्ग गेम खेलना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेटर की तरह, राहुल द्रविड़ की तरह आपको डटे रह के लंबा खेलना पड़ेगा अगर आप वो 12.5% कमाना चाहते हो, राइट। एंड तीसरा प्रकार का इंसान बोलता है एसेट क्लास क्या, मैं तो स्टॉक पिकिंग भी खुद करूँगा, स्टॉक पिकिंग भी खुद करूँगा, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त है, कौन सा स्टॉक कब लेना है, कब बेचना है। तो अगर आप उस प्रकार के निवेशक हो और आपको फुल टाइम आप ये काम करते हो, सुबह से शाम आप डट कर एनालिसिस करते हो और आप फिगर आउट करते हो कौन से स्टॉक में कब पैसा लगाना है, आप भी कमा सकते हो इंडिया में, बट आपको फिर और भी लंबा खेलना पड़ेगा। बिकॉज जैसे आप जो उदाहरण दे रहे थे विपुल जी, कुछ लोगों ने आप बोल रहे थे रेलवे के स्टॉक में लगाया है, मुझे लगता नहीं जिस वैल्यूएशन में रेलवे के स्टॉक या जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टॉक्स में पैसे लगाए गए, मुझे लगता नहीं वो वैल्यूएशंस तुरंत वापस आएंगे, क्योंकि वो माहौल कोविड के बाद जो माहौल था जहाँ पे सरकार की स्पेंडिंग किसी साल 20% बढ़ती, किसी साल 30% बढ़ती, वो माहौल अब रहा नहीं है।
भारत सरकार की फिस्कल हालत उस प्रकार की रही नहीं है, टैक्स कलेक्शन धीमा पड़ गया है। तो अगर आपने स्टॉक पिकिंग किया है सिक्लिकल सेक्टर्स में, जो हमारे पेशे में हम हाई बीटा सेक्टर्स बोलते हैं, तो वो मुश्किल काम किया है आपने, बधाई हो, डिफ़िकल्ट काम किया है, बट आपको बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंस दिखाना पड़ेगा अगर आप अपना पैसा जोड़ना चाहते हो, तोड़ना नहीं। तो 3 प्रकार के निवेशक में सबसे सुखी है वो इंसान जो बोलता है मैं अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को, मल्टी एसेट फंड मैनेजर को पैसे दे देता हूँ और उसके ऊपर छोड़ देता हूँ कैसे मेरे लिए कमा के दे। और सबसे दिलेर होता है वो इंसान जो खुद स्टॉक पिकिंग करता है, बट उसको फिर टेस्ट क्रिकेटर की तरह 5 डे 10 डे गेम खेलना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने। जाते जाते एक आखिरी टिप्पणी, हमारे दर्शक बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है आपके नाम से। ममराज सैन जी कह रहे हैं विपुल जी, सौरभ जी काफ़ी सुदृढ़ बात करते हैं, उनसे ज़रा एक बार पूछ लीजिए कुछ अच्छे सेक्टर के बारे में जहाँ पर फंडामेंटल अच्छे दिखाई दे रहे हैं उनको। और काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह से जुड़े हुए सवाल काफ़ी सारे रहे और लोगों को काफ़ी आपकी बातचीत काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। तो जाते जाते कुछ एक सेक्टर है क्या सर जहाँ पे क्योंकि आदत है, अब वो आदत लग गई है कि नहीं हम खुद ही सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे या लोगों को सुन करके करेंगे? आप जैसे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे इक्विटी एनालिस्ट अलग अलग चैनल्स पे आते रहते हैं, उनको सुनते हैं, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं। तो अभी अगर सेक्टर पिक करना हो तो कहाँ पे उम्मीदें ज़्यादा आपको दिखाई दे रही हैं? जैसे मैंने बोला दवाई वाला सेक्टर, मुझे दवाई वाला सेक्टर बाहर आया बिकॉज फार्मा में एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं बढ़ रही है, करेंसी कमज़ोर है, फार्मा को फ़ायदा रहेगा। साथ ही साथ फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर भी है, उसी नज़रिए से भी फ़ायदा रहेगा। सो फार्मा में हमारा पैसा लगा। दूसरा डोमेस्टिक हेल्थ केयर में जो हॉस्पिटल्स का सेक्टर है, डायग्नोस्टिक्स का सेक्टर है, वो भी डिफेंसिव है। जैसे इंडिया में कंजम्पशन में मुझे कमज़ोरी दिख रही है, बट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में मुझे लगता नहीं कि कोई पुल बैक कर सकता है। भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि आयुष्मान भारत में वो पैसे डालेंगे। सरकार खुद हॉस्पिटल मेरे ख्याल से बनाना नहीं चाहती, आयुष्मान भारत में डालेगी तो जाहिर है ब्रॉडर पब्लिक भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जाएगी, प्राइवेट सेक्टर पैथ लैब में जाएगी। सो हॉस्पिटल्स पैथ लैब्स का जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर का सेक्टर है वो भी मुझे आकर्षक लगता है। और तीसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, राइट, वो ऑटो एंसिलरी हो या इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हो। काफ़ी सारे मेरे ख्याल से करीबन 50 से 100 अच्छे कंपनी हैं जो टेक्सटाइल्स में, स्पोर्ट्स गुड्स में, ऑटो एंसिलरी में, इंजीनियरिंग में अच्छा एक्सपोर्ट फ्रेंचाइजेस बना के 20, 30, 40% उनकी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है। ये आने वाले सालों में ये हिस्सा बढ़ेगा मेरे ख्याल से। इन कंपनीज़ की 50, 60, 70% कमाई रेवेन्यू से कमाई एक्सपोर्ट से आएगी। और इनके वैल्यूएशंस कुछ खास महंगे नहीं है, 15, 20, 25, 30 PE में उपलब्ध है। तो ये तीसरा एरिया है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। सर बहुत